नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मसला कुछ ऐसा है कि मैं कोशिश यही करता हूं कि मईशत की हकीकी तस्वीर आपके सामने पेश करूं। आजकल वो करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको पता है, हालात वाक़यात और मामलात के हिसाब से चलता हूं। कहते हैं बारिश हो तो इंसान छतरी पकड़ ले, तो मैंने भी इसीलिए छतरी पकड़ रखी है ताकि बारिश का पानी मुझ पे ना गिरे और मैं ना भीगूं। सही है ना? क्यों भाई, बिला वजह ऐसे ही भीग जाए बंदा, अच्छा नहीं लगता। आप मेरी बात की गहराई को समझें और हालात की नज़ाकत को समझते हुए मैं गुफ्तगू करूँगा। बात कुछ ऐसी है कि वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सुपरफिशली मैं आपको वो प्रेजेंट कर दूं जो कि इस वक्त सूट करते हैं लोगों को, तो वो अच्छा लगेगा, सुनने भी अच्छा लगेगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो व्हेन देयर विल बी अ जोल्ट ऑफ रियलिटी, तो इट विल गिव यू वेकअप कॉल। इसलिए बेस्ट इज़ कि इंसान जो है वो रियलिस्टिक अप्रोच है। अच्छा, ये कहते हुए अब मैं आगे चलता हूँ। आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट के शोबे में सबसे ज़्यादा मुअस्सर जो शोबा है वो है टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल के शोबे में जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर आई कैन फॉरगिव मी बट आई कैंट चेंज द opinion of the stakeholders and the businessmen themselves. They earn lots of profit, they make lots of money, they give back to this country in form of exports and foreign exchange. They play a very important role in the overall economy. इसलिए they don't like to talk hocus pocus. They remain very focused. इसीलिए जो इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी तिजारती तंजीम है एप्टमा, उसके चेयरमैन जनाब आसिफ इनाम साहब को आज मैंने दावत दी है। वाइस प्रेसिडेंट भी हैं FPCCI के। वेलकम करता हूं आपको शो में आसिफ इनाम साहब। एक्स चेयरमैन लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FPCCI। वो दैट इज। तो बुनियादी बात ये है कि मैं आपके सामने ये नुक्ता रखना चाहूँगा कि देखें, आप तो हैंकी पैंकी नहीं कर सकते, अपनी बात एक ही आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो एक तरफ इफ़ेक्टिव भी है, बेनिफिशरी भी है, और साथ ही साथ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल इकोनॉमी है। और एक्सपोर्ट्स जो कि सबसे अहम इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक फिगर है, उसकी रिप्रेजेंटेशन आई थिंक 50% के आसपास आप लोगों की है। 58 से 58 तकरीबन। So that's a lot, ना? That means you have more than half of this country's exports in your hand. अफसोसनाक है, उससे बहुत ज़्यादा होनी, मतलब दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन द रियलिटी इज कि आप लोगों के बयानात एप्टमा के, अभी आप कह रहे हैं चेयरमैन तो नहीं, लेकिन फिर भी उनके ऑफिशियल बयानात जो है वो आप देख भी रहे हैं, आगे उनको प्रोपोगेट भी कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, आपके ताजिर सनत सुबह से शाम तक कसीदे पढ़ रहे हैं। ऐसी मईशत दुनिया के अंदर किसी की है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को कौन सी मईशत मिली है जो हमारे पास है? मतलब उनका तो कहना, कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक करें हमारे ताजिर सनतकारों का। आप लोग कह रहे हैं यूनिट बंद हो जाएंगे। यह खुला तबाद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी बात नहीं है। अगर आप बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें तो चाहे स्टील है, पूरा तकरीबन सेक्टर जो है वो डिस्ट्रॉयड है। इसके बाद आप टेक्सटाइल को ले लें। टेक्सटाइल में जो हमारा मेन मसला था वो तो एनर्जी था, विच इज़ पार्शली बीइंग एड्रेस के अब होने वाला है। और हमें ये इंशाल्लाह नवीद है कि ये जो 9 सेंट से भी नीचे जो है 25 रुपये टू बी प्रिसाइज, हमें बताया गया है कि इंशाल्लाह ये सारी नेगोशिएशन बाय दैट टाइम कंप्लीट हो जाएंगी। रोज़ आप पढ़ रहे हैं कि जी नेगोशिएशन भी हो जाती है, आज 6 ये 8 वो, तो जाहिर बात है वो जो इतनी बड़ी। भाई, आई हैव सीन द स्ट्रगल। आई थिंक यू वर द लोन बिजनेसमैन हु केप्ट टॉकिंग अबाउट एनर्जी एंड एनर्जी प्राइसेस फॉर द लास्ट, आई बीन डूइंग अ प्रोग्राम विद यू फॉर मोर देन अ डेकेड। यू वर द ओनली पर्सन हु यूज्ड टू कीप दिस फ्लैग अप हाई। उसकी वजह ये थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को समझ रहा था। बहुत सारे लोग होते हैं कि जी एनर्जी है, दूसरे की महंगी है, मुझे तो 6 सेंट की गैस मिल रही है तो मुझे क्या, मतलब अपना काम करो। तो एज आ जब आप बिजनेस लीडर या एसोसिएशन का है तो आपको तवाज़ुन रखना पड़ता है कि भाई वो नहीं कि जी मुझे 6 की मिल रही है तो 8-9 वाला मर रहा है तो मरने दो। तो इसी वजह से ये तमाम आवाज़ें जो है वो और एज आ थिंक टैंक भी समझें एप्टमा जो है उसने सबसे पहले रियलाइज़ किया कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्शंस हैं वो बहुत ख़राब हैं और ये एनर्जी जो है वो
जो कभी हाईएस्ट में हाईएस्ट 11-12 भी जाती थी, उस पे ही एक्सपोर्ट्स और ये सब क्रम्बल करने लगती थी, तो ये 16-18 चली जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली फिर वही सब हुआ, और जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इतनी ओवर कैपेसिटी। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एनेक्डोट बताता हूँ, इट हैज़ नो रेलेवेंस टू रियलिटी। क्या हुआ कि मेरे ख्वाब में ना एक मीटिंग हो रही थी ताजिर सनतकारों की ना, तो उसमें सारे अहम ताजिर सनतकार बैठे कंडेम कर रहे थे आईपीपी एनर्जी पॉलिसी को। तो मैं ख्वाब के अंदर मैं उनकी बातें सुन रहा था, तो उन सब ने कहा कि आईपीपीस बड़ा गलत कर रहे हैं ये वो। मैंने कहा यार कहीं ऐसे ना हो ख्वाब मुझे भूल जाए। मैं जल्दी से जागा और मैंने सबके नाम नोट कर लिए। फिर मैं दोबारा सो गया, बाकी बातें मैंने उनकी सुनी ख्वाब के अंदर वो क्या कह रहे हैं। तो पता ये लगा अगले दिन सुबह मैंने जब इंटरनेट खोला कि वो जितने लोग जो ख्वाब में बोल रहे थे आईपीपी के खिलाफ, उन सबका किसी ना किसी तरीके से आईपीपी में कोई ना कोई ताल्लुक था। पर मैं तो ख्वाब देख रहा था ना आसिफ इनाम साहब। आगे आप भी माशाल्लाह ज़हीन है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, वही लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही लोग स्टेक भी रखे हैं। देखो ये दिस इज डुअलिटी। देखिए कुछ जगह तो इस तरीके से कि चले किसी के बिजनेस का 5-10% आईपीपी हो ना, तो उसको तो आप कह सकते हैं कि भाई चलो इनका कोर बिजनेस नहीं है। एक्चुअली आप इतना कमा लिया कि अब 5-10% ही रह गया आईपीपी में उनका। नहीं वो दूसरा ये भी कमाया आईपीपी हैज लेड इट कि आप ऐसे ग्रुप्स देखें कि जिसमें से 3 भाई काम कर रहे थे, एक ने आईपीपी लगा लिया, वही रह गया, बाकी दोनों भाई खत्म हो गए। आपको देखें आप ज्यादा डायरेक्ट हो गए, मैं तो ख्वाब में था, आप तो हकीकत में जो हकीकत में व्हाट इट इज डूइंग के आईपीपी से कंसंट्रेशन ऑफ वो बहुत हो रही है। और जो पॉलिसी मेकिंग में भी जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज़ को प्रोपोगेट कर रहे हैं कि आपकी स्मॉल एंड मीडियम साइज़ जो है वो ख़त्म हो जाए और सिर्फ चंद पावर प्लेयर्स रह जाएं और उन्हीं के पास सारा धंधा चला जाए। अगर आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को एनालाइज करें तो जो एक्सपोर्ट 100 आदमी करते थे वो आज 25 आदमी कर रहे हैं, तो उसकी मुल्की एक्सपोर्ट वहीं रही या 1-2% आगे पीछे हुई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हो ये रहा है कि आप अपना लार्ज डाइवर्सिटी जो है वो खो रहे हैं, उससे इनोवेशन खो रहे हैं, और कुछ लोग पैम्पर होके जो है वो इतने आगे बढ़ रहे हैं पॉलिसीज़ की वजह से। देखिए कोई शख्स अपने मेरिट पे चले, बिल गेट ने विंडोज़ बनाया, कहाँ से कहाँ खरबपति बन गया, तो उसका हक था, मतलब ही हैड इनोवेशन। तो अगर आप बगैर इनोवेट किए सिर्फ पॉलिसीज़ को अपने लिए मोल्ड करा के आगे बढ़ना है, तो वो फिर ज़रा मुल्क के साथ ज़्यादती होती है। नहीं तो ये तो फिर दैट विल अप्लाई टू टेक्सटाइल एज वेल। हाँ, मैं अभी सड़क के ऊपर आप जाएं तो 2-3 यूनिट हैं जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों, तो कह रहे हैं कि ये इनोवेशन की वजह से हम लोग कर रहे हैं। हमने बिल्ड वो क्या बीएमआर बहुत ज़्यादा किया है और हमने बड़ा जो है वो अपना अपग्रेड किया है। मैं आपको बताऊं, बीएमआर एफिशिएंसी इंक्रीज करना, लेबर सेविंग करना, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करना, ये सब आपके नॉर्मल बिजनेस के नॉर्म्स हैं। ये आपका काम ही सुबह से शाम तक यही होना होता है। सुबह से शाम तक ये नहीं देखना होता कि जी गैस का प्रेशर कितना है और बिजली कितने की है और ये सब है। पूरी दुनिया में ये तो हमारे इजाफी काम है, जो हमारे काम नहीं है वो हमारे काम बन गए ना मेजर, कि जी गैस ठीक हो, बिजली नहीं। लेकिन जो यूनिट्स बंद हो रहे हैं, इज इट नेचुरल सिलेक्शन और इज इट, देखिए ना ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हुकूमत का एक तो ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो 4-5 सेंट की गैस चला रहे थे वर्सेस जो लोग 11-12 सेंट की बिजली चला, 3 कैटेगरी हो गई थी, एक 4 सेंट, एक 8-9 सेंट और एक हो गई थी 18 सेंट। क्यों? क्योंकि वो एक बिजली पे था, वो तो 16-18 पे चला गया। जो ब्लेंड था एलएनजी और हाइब्रिड बोले, हाइब्रिड का वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए हाइब्रिड जो था कि लोकल और इम्पोर्टेड एलएनजी का, वो मीडियम में आ गया, और जो टोटल लोकल गैस पे थे वो अपना 4 सेंट और 4.5 सेंट 2-2.5 साल करते रहे। ये मेक और ब्रेक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। जो थोड़ा सा रेट अब रेक्टिफाई किया, ये पहले ही हो जाता तो बहुत सारे, देखिए बात यह है कि प्रॉब्लम जब सबकी होगी जब ही हल होगा। अगर आदमी 20% होते हैं तो उनको तो दबा के कोने में फेंक देते हैं कि ये मरते हैं मर जाएं, हम इनकी जगह ले लेंगे। तो अब अनफॉर्चुनेटली तो अगर आज आपसे 6-7 महीने पहले आप मुझसे पूछते तो टेक्सटाइल का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, एनर्जी प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। गैस की सूरत में अवेलेबिलिटी था जो भी खासी हद तक कवर हो रही थी एलएनजी वगैरह के ब्लेंड के बाद, और दूसरा था एनर्जी की कॉस्ट जो 18 सेंट थी, विच इज़ हाईएस्ट इन द रीजन। आपके यहाँ टेक्सटाइल में कैनिबलिस्टिक अप्रोच भी तो नहीं है ना? ऐसे भी नहीं है कि कोई बंद कर रहा है तो आप लोग जाके उसका काम खरीद लें। नहीं, ऐसे तो अब एक ज़माने में था, अब तो वो नहीं है। उसकी वजह है कि बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है। जैसे अगर आप पहले देखें तो 14,000 स्पिंडल की एक मिल 12,000 की लगती थी,
आज मेरे ख्याल में 40,000 से कम वायबल ही नहीं है। और अगर आप चाइना वगैरह में जाके देखें तो आपको वो 3-3, 4-4, 5-5 लाख के शेड हैं। तो अल्टीमेटली आपको उस तरफ आना है। मगर हमारा क्या होता है कि जो हमने अपने शेड बढ़ाने में पैसे लगाने होते हैं वो इंजन बदलने में लगा रहे होते हैं गैस के, कि जी अरबों रुपए उसके लिए चाहिए। क्यों चाहिए? कि जी अब कोई निका ऑडिट करेगी और फलां करेगी तो आप एफिशिएंसी बढ़ा लें। तो बिजली की जो रेट की वजह से हमारा मेल इन्वेस्टमेंट जो है वो हर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि बिजली इतनी महंगी थी। हर शख्स कोशिश करते हैं। आज भी ये पोजीशन है कि अगर आप बायोमास की टरबाइन लगा लें आपको 21-22 रुपये में बिजली पड़ेगी। तो अब क्या मैं अगेन एक और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करूं कि जी गैस भी हो, बिजली भी हो, डीजल भी हो, फिर उसके बाद पंजाब में तो फर्नेस भी हैं लोगों के पास कुछ, फिर उसके बाद अब मैं बायोमास की एक टरबाइन लगाऊं, चंद दिनों में फिर कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, बायोमास की टरबाइन बंद हो। मेरी आपको ताज़ा तरीन देता हूँ। ताज़ा तरीन ये है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों ने कहा है कि आपका जो सोलराइजेशन की स्पीड है कुछ अरसे के अंदर आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो उसका हाफ जो है वो शायद सोलराइजेशन की तरफ चला जाए। नहीं, हाफ तो जा ही नहीं सकता, मैं आपको बताऊं। अनलेस डोमेस्टिक कंज्यूमर अगर आपके पास रिवर्स मीटरिंग है ना तो भी आप 40-45 ऊपर नहीं जा सकते। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया। टेक्सटाइल वालों को हर तरह की मराद दी और इसीलिए दी हैं ताकि ये एक्सपोर्ट बढ़ाएं। और मैंने सुना है कि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिए हैं। अब वो सर्टिफिकेट तो आ गया इनके रिकॉर्ड तोड़ने का, असल में उसमें बड़ा अहम किरदार जो है EFS की है। तो मैं इनकी जानिब आऊँगा। सर, आप ये जो आप लोगों को हम इस तरह की मराद दे रहे हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिल रहे हैं और कितना बेहतरीन इसका इस्तेमाल हो रहा है, इस पर ज़रा रोशनी डालें आप। ये EFS बहुत अच्छी स्कीम थी। हमारे मेरे ख्याल में 3-4 साल लगा के इसको मुख्तलिफ कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट के दौर में डेवलप करके इसको रिफ़ाइन करके फिर इसको इम्प्लीमेंट भी किया, जो बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहा था। और किसी भी स्कीम में ज़ाहिर बात है कोई लूप होल होते हैं। इसमें किसी साहब ने कोई इतना बड़ा तादाद में कपड़ा चाइना से इंपोर्ट करके या दूसरे किसी मुल्क से बेच खाया इंपोर्ट करके। तो इस बजट में ये हुआ कि जी चूँकि चोरी हो रही है लिहाजा लोकल सप्लाईज बंद कर दें। तो भाई इंपोर्ट चोरी तो इंपोर्ट में हुई थी ना, तो लोकल क्यों बंद कर दिया? तो उसकी वजह से ये अब एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की जगह एक्सपोर्ट फ्रॉड स्कीम बन गई है। नहीं, लेकिन थोड़ा इसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है मैं नहीं किसी शख्स आपने कहा तो वो ज़ाहिरी बात है। क्या मैं आपको बताता हूँ ना, वो तो है, आप FBR में देख लीजिएगा ना। अच्छा। अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि कोई लोकल स्पिनिंग मिल एक्सपोर्टर को माल बेचती है तो उसका 18% सेल टैक्स जमा होता है, जिसका एक नेचुरल साइकिल 4-5 महीने का है। तो जितने का माल खरीद रहे हैं उतने का 5 महीने में उसका जमा हो जाएगा सेल टैक्स रिफंड। प्लस रिफंड 100% नहीं मिलता, कुछ उसका जो है वो मार्क हो जाता है अपना डेफर में। तो डेफर का तो बरसों की कहानी हो जाती है। तो उसकी वजह से अगर इंपोर्ट महंगा भी हो तो लोग इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं। ये तो जेन्युइन हो गया। फिर कुछ लोगों ने ये किया कि आपको पता है कि कुछ ख़ास इलाके हैं, ख़ास तौर पे जिंगयांग कॉटन, उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, जिसकी वजह से चाइना की जो जिंगयांग कॉटन का यान है वो टके टोकरी बिक रहा है। वो उसकी वजह है बहुत सारी जगह वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो सारा यहाँ डंप हुआ है। और मयार की वजह से नहीं, मयार की वजह से नहीं, अमेरिकन सैंक्शन से। अमेरिका आप राइटली और रॉन्गली आई डोंट गो इनटू डिबेट, मेरे हिसाब से वो गलत हैं सैंक्शन, वो एक अलग है। वो उन पे एलिगेशंस जो है वो सही है या नहीं विदाउट गोइंग। लेकिन गुड फॉर अस ना, वी आर गेटिंग इट। हमारे लिए तो बैड हो गया ना। जब से ही ये लोकल EFS स्कीम चेंज हुई वो सारा माल आता है, ठीक है। एक बच्चा आया चाइनीज़, उसको फैसलाबाद के बाज़ार में गुम हुआ, वो उसकी जगह दूसरा बच्चा हमने पकड़ लिया और अमेरिका भेज दिया। अब अमेरिका उसका DNA चेक करता रहे तो भी वो चाइनीज़ नहीं निकलेगा। उससे क्या हुआ कि जो वो सेल टैक्स का एक पूरी इवेजन की चेन चल पड़ी है कि वो इवेडेड माल बेचते हैं EFS का और सामने इवेडेड ही लोकल प्रोडक्ट लेते हैं। नहीं, यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू मी, आई एम अ लेमैन। यू आर ट्राइंग टू से कि जो कॉटन बाहर से आई यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इट टू द US। नहीं, अगर जिंगयांग की है तो बाकी तो कोई मसला नहीं है। They'll check it and they'll verify that you cannot send them products that are made out of that cotton. That cotton to US and few जो मर्चेंट्स हैं, जो बड़े ट्रेडिंग हाउस हैं यूरोप के, उन्होंने भी इंडिविजुअली पाबंदी लगाई हुई है, ठीक है। जिनका US में अगर एक्सपोजर है तो उन्होंने कहा भाई यहाँ भी नहीं लाओ। अच्छा, इसकी वजह से प्रॉब्लम अब आप बता रहे हैं। उसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो बहुत बड़ी तादाद में मिस यूज़ हो रहा है। अब क्या है कि लोकल मिल तो सेल टैक्स दे के बेच रही है। अब एक आदमी ने EFS में मंगाया, उसने बाज़ार में बेचा और ख़त्म। उसके बदले कोई और चीज़ ले के एक्सपोर्ट कर दी, बराबर कर दी, 30 का, मतलब बहुत मिसहैप हो रहा है।
अब तकरीबन ये पोजीशन है कि 40-50 मिलें बंद हो गई। अच्छा, अब क्या है कि इसमें एक नेचुरल फ्लो है कि आज ये स्पिनिंग है ना, इसमें अंदर ये है कि कॉटन इंपोर्ट लेता है तो सेल टैक्स, आगे बेचता है तो सेल टैक्स एडजस्ट करता हुआ जाता है। जैसे ही इंपोर्ट आया तो वो सेल टैक्स फ्री आया, उसने गड़बड़ की। अब जब ये मर जाएंगे तो वीविंग का नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो वीविंग वाला जो है उसको मारने के लिए फिनिशिंग वाला जो है वो कपड़ा मंगाना शुरू करेगा। फिर गारमेंट वाला कहेगा मैं क्यों भाई सेल टैक्स में भरूं, मैं क्यों ना करूं ये बहती गंगा में हाथ दूं। तो और इसकी वजह से आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगर आप देखें जो एक्सपोर्ट ने पीक किया था ये तकरीबन 22 में किया था, दैट वाज अबाउट 19.5 या 19.8 बिलियन। उस वक्त हार्डली 1 या 2 बिलियन डॉलर की रुई इंपोर्ट हुई थी। आज ये पोजीशन है कि खाली यान 1 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर जाएगा, और तकरीबन जो टेक्सटाइल रिलेटेड सेक्टर की इंपोर्ट है वो 4 बिलियन से क्रॉस कर जाएगी, और 16.5 आपकी एक्सपोर्ट होगी, तो आपकी 11-12 बिलियन नेट एक्सपोर्ट रह जाएगी, 12-13। तो नेट आपका ये है कि जो ये EFS की वजह से तबाह हो रहा है। अब इसके 2 सोल्यूशन हैं। एक सोल्यूशन जो सबसे पॉजिटिव है, जिसमें हम लोगों को तकरीबन आज 6 महीने हो गए और सफ़र होते हुए मतलब अब इतना बर्दाश्त सख्त ख़त्म हो गई है, वो ये था कि भाई हमें भी वापस कर दें जो प्री जून था। अब उसमें अगर IMF की कोई ऐसी कंडीशनैलिटी है कि जी इसको हम नहीं कर सकते, तो फिर इम्पोर्ट स्टेज पे भी लगाना पड़ेगा। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड, ये तो नहीं कि बाहर से जो एक चीज़ आ रही है वो मैं ख़रीद रहा हूँ तो मुझे सेल टैक्स फ्री है, और लोकल से ख़रीदूँ तो सेल टैक्स पेड है और मुझे रिफंड में जाना पड़ेगा एक्सपोर्टर के तौर पे, तो उसमें मिसयूज़ भी ख़त्म हो जाएगा। तो यू थिंक गवर्नमेंट शुड रिव्यू देयर डिसीजंस रिगार्डिंग EFS? देखिए, हुकूमत को तो इस बात का एहसास है कि ये गलत हो गया। अब गलत हुआ है, किसने किया है वो चले गए। तो आप रिवर्सल चाह रहे हैं? हम दोनों। अब तो देखिए, रिवर्सल चाहते हुए तो हमें 6 महीने हो गए ना, कि एक दवाई का वक्त होता है, फिर दवाई से दुआ की तरफ बढ़ने में कोई देर नहीं लगती। दवाई वक्त पे नहीं मिले तो फिर दुआ हो रही होती है। डबल डोज दे दें आपको? डबल डोज नहीं, आप मुर्दे को 6 डोज दे दें तो वो बात ख़त्म हो गई ना। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री इस वर्ष पे हो रही है, और जिसके फ़ौरन बाद अब कपड़ा आना शुरू हो गया है, उसके बाद फिनिश कपड़ा आएगा, तो ये सारा तबाही की तरफ का एक सफ़र है। और एक अच्छा भला अगर जब पता चलेगा कि जी हम 25 रुपए की भी विल इट इफेक्ट आवर एक्सपोर्ट नंबर्स नेक्स्ट ईयर? कोई भी नहीं ना। देखिए, आप जब ये कहते हैं, हाँ ये इंपोर्ट नंबर इफेक्ट करेंगे ना, आपकी नेट एक्सपोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक्चुअली तो वो 17 है, पर वो एक्चुअली वो 1 बिलियन और इंपोर्ट हो गया, धागा हो गया या कपड़ा हो गया या फिनिश फैब्रिक हो गया। तो उसका नेट इम्पैक्ट जो है वो हमें एग्रीगेट जो आप जिसको नेट एक्सपोर्ट कहते हैं वो आपकी गिरती जाएगी। तो ये एक अहम नुक्ता है जो कि आपने हाईलाइट जी, वो इसकी वजह है या तो इसको बराबर करें जो जून से पहले था, विच वाज रनिंग सक्सेसफुली फॉर एवरीवन, या फिर उसके बदले जो है लगाना है तो फिर तो मजबूरी है। मतलब ऑब्वियसली इट वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट वी वांट, बट अब ये दवा से दुआ की तरफ की नौबत आ गई है, तो अब तो करना पड़ेगा, फिर दवाई दे दें। फिर चलें, फिर दवा हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन जो ये बता रहे हैं कि जिस तरह के मामलात हैं कुछ जाने के लिए से पहले दवा मिल जाए ना, मतलब जो भी करना है, आइदर हमें अगर उसमें EFS में रिलीफ देनी है जो पहले था जून से, वो करें, या नहीं है अच्छा, तो अगर चाइना पे सैंक्शन लग जाएं, मैं नहीं कह रहा कि लगेंगी, और अगर चाइना पे टैरिफ बेस्ड इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि वो करना चाह रहे हैं। नहीं, वो नहीं होता ना, EFS में नहीं आता ना। नहीं, वेस्ट अगर जो अच्छा, वेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। US मार्केट है, कहती है कि जी हम चाइना की जो चाइना हमें एक्सपोर्ट कर रहा है माल, हम उस पर टैरिफ बढ़ा देते। नहीं, अभी तक तो वो यही बात कर रहे हैं ना, टीवी पे मैंने इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं चाइना के ऊपर, चाइना जो है वो चाइना बोलते हैं उसको, तो वो चाइना बोल रहे हैं कि ये इसके ऊपर लगाऊंगा टैरिफ, इनको सीधा करेंगे। तो अगर उनको सीधा किया, हमारा कोई फ़ायदा हो सकता है? बहुत मुश्किल है, नॉमिनल है, हमारा नुकसान ही हो जाएगा, हमारा नेट और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें इधर भेजनी शुरू कर देंगे, कपड़ा वपड़ा सब आ जाएगा इधर। एक्चुअली बात यह है कि वो उसकी सेचुरेशन पॉइंट ये आएगा कि आपने बच्चा बदलना है ना अस्पताल में, ठीक है, तो अस्पताल में जितने बच्चे पैदा होंगे उतने ही बदल सकते हैं ना। तो उसकी जो लिमिटेशन आएगी वो इस बात पे आएगी कि जब लोकल इंडस्ट्री को आप 100% बंद करके जो आप मतलब एक्सपोर्ट की इससे घुमा के फीड कर रहे हैं, तो वहाँ लिमिटेशन वहाँ के ख़त्म होगी कि अब आप मज़ीद नहीं चेंज कर सकते कुछ। ये अहम नुक्ता आ गया। अच्छा, मैं आसिफ इनाम साहब आपके सामने एक और मतलब मैंने क्रूड उसमें समझाया कि गॉड फॉरवर्ड के जी अस्पताल में गए, बच्चा बदला, वापस आ गए,
तो अब जितने बच्चे नहीं, अस्पताल में आपको होंगे वही सियासतदान बदल होना रहे चाहिए, क्योंकि जितनी जुबानी गुफ्तगू आप कर रहे हैं, आप सारी बात कर दें, यकीन करें लोगों को पता ही ना लगे, बच्चों में ही आप बात बता दें। मतलब अब अस्पताल में 10 बच्चे पैदा हुए तो 10 ही बदल सकोगे ना, तो वो सैचुरेशन पॉइंट है, फिर वो कपड़े पे जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर आगे कहीं और जाएगा। That means you will become a dumping ground. We should not नहीं, want that. देखिए Or we अभी will तो become a recipient of मैं their. आपको बताऊं कि 25 रुपए की बिजली होने से पाकिस्तान में बहुत बड़ी चेंज आनी थी, मगर चेंज आने तक ये ना हो कि ख़त्म ही हो जाए ना। I'll tell you something very interesting. What the international organizations have predicted is that your electricity tariff will go up, it will not go down. इंटरनेशनल क्या you- हम खुद प्रेडिक्ट कर रहे हैं? हाँ, हमारे हिसाब से ये तो 25 सेंट हो जाएगा। बिकॉज अभी आपने ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की, लेट मी गो बैक टू दैट पॉइंट। एम ये है कि उन्होंने कहा है कि जिस स्पीड से आपके यहाँ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो हैं, जो नॉन कमर्शियल रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने जिस स्पीड से सोलराइजेशन अडॉप्ट की है, तो ऐसा फील हो रहा है कि बल्क में आपके यहाँ नॉन यूटिलाइजेशन होगी आपकी उस बिजली की, जो कि आपके पहले ही पावर प्लांट बना रहे हैं, जो यूज़ नहीं हो रही। उनका कहना ये है कि ये एक और ग्लट क्रिएट करेगा आपके पास। इट विल बी अ सप्लाई ग्लट फॉर विच यू विल हैव टू पे द मनी इवन इफ यू शट डाउन। आप कह रहे हैं जितने IPPs बंद भी कर दे, तो उन्होंने तो पूरा रैशनल पेश किया है, उन्होंने पूरी मैथमेटिकल डिटेल बना के इंटरनेशनल पब्लिकेशंस को दी है। उसकी वजह आप मेरी बात समझें कि इस साल कोल की कंजम्पशन दुनिया में हाईएस्ट एवर हुई है। क्यों हुई है? इतनी सोलराइजेशन चाइना में हो रही है, सब हो रही है, पूरी दुनिया में डिमांड भी बढ़ती है। हमारा मसला डबल हो गया, कैपेसिटी भी बढ़ रही है, और कैपेसिटी पेमेंट की वजह से जो टैरिफ बढ़ा है वो सस्टेनेबल नहीं है, तो लोग बंद हो रहे हैं। तो इसमें सोलर वोलर का कोई कसूर नहीं है। सोलर का तो नहीं, आप रोक सकते भी नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस अडॉप्शन को आप रोक नहीं सकते। आप एक नेमत को जहमत कह रहे हैं, ये गलत है। जहमत वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हुए थे, जो 4-8 सेंट की चीज़ अगर अब 4 सेंट की 8 में ले ली, लेकिन अब तो हो गए ना, फंस गए। नहीं हो तो ऐसे थोड़ी फंसते। उन्होंने कहा है कि अब एनर्जी एफिशिएंसी, ये सॉरी, आपके एनर्जी जो अपरेटस है उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए रेट बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा मैंने सुना है, गलत भी हो सकता है। आप उसकी तायद करेंगे या आप उसको मुस्तरद करेंगे? आप मुझे बताएं कि हमारी अगर बिजली ऑलरेडी जर्मनी से महंगी है, तो जर्मनी में क्या तनख्वाह है, यहाँ क्या तनख्वाह है, तो आप क्या करेंगे? जब किसी कुछ है ही नहीं, कुछ किस में से क्या निचोड़ेंगे? ये तो आपने दूसरे बात तो यही तो अलार्म बेल्स उन्होंने रिंग की हैं। देखिए उन्होंने इस सीजन के अंदर अलार्म क्यों बजाया? उन्होंने अलार्म बेल इसलिए रिंग किया है, उन्होंने कहा है कि आप मजीद ये जो गर्दिशी कर्जा है इसके निर्गय में आके और फंस जाएंगे गहराई से। उसकी वजह ये है कि आगे कंज्यूमर खरीदने वाला नहीं है। आप इंडस्ट्री वाले लेने के लिए तैयार नहीं है, आप तक बोल रहे हैं हमें ब्लेंड चाहिए। नहीं, ब्लेंड भी चाहिए, और दूसरे ये कि लोग बंद भी हो रहे हैं ना। आप देखें कि स्टील सेक्टर आपका आधे से ज़्यादा बंद है, आपका सीमेंट सेक्टर 30% पे चल रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए लोगों के पास ये मसला है, सीमेंट से हो या किसी को मकान बनाना है, उसका बिजली का बिल, गैस का बिल वो देने के बाद कुछ पल्ले ही नहीं बचता खाने पीने के बाद, तो वो वो घर बनाएगा कब? ये बड़ा अहम नुकता है जो कि तो ये जो बिजली के बिल से अरबा रुपया लोगों की जेब से लिया जा रहा है, इसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर ही उड़ गई। अच्छा, फिर टैक्सेशन बढ़ गई, तो अब बेचारा तनख्वाहदार तक का टैक्स कटा, उसके बाद बिजली का बिल, फिर फलाना, वो उसके पल्ले ही नहीं बचा। तो आपकी जो ये ट्रेड जो सरप्लस हम कह रहे हैं हमारा हो गया है, उसकी वजह है कि लोग बेचारे जो है वो उनको टैक्स और बिजली और इन सब ने निचोड़ लिया कि उनके पास वो नहीं रही। एक्सेप्ट फॉर, मैं समझता हूँ कि जो आदमी थोड़ा सा यही सब काम कर रहा है बदलने वाला, तो वो ज़रा कामयाब है, बाकी तो मेरे ख्याल में लोग बहुत डिफ़िकल्टी में। आसिफ इनाम साहब ने पहले ताजिर सनतकार हैं इस पूरे मुल्क के अंदर जो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, थोड़ा हकीकत पसंदाना तज़िया इन्होंने पेश किया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मुतवाज़िन शख्सियत के मालिक हैं। चाहते तो ये बहुत ज़्यादा तनकीद कर सकते थे, जज्बाती होते तो और ज़्यादा सख्त बात भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कोशिश की है कि अपने जज्बात को काबू में रखें। तनकीद आपने नहीं की, तवाज़ुन में रखा है, रियलिस्टिक। देखिए उसमें बनती भी नहीं है। बात यह कि सारे हमसे एग्री हैं, अब तो उसका हल ढूंढना है ना। उसका हल सोल्यूशन बेस्ड सोल्यूशन। देखिए वी आर ऑल ऑन अ वन पेज कि इसका सोल्यूशन निकलना है, इसका सोल्यूशन। बट अब प्रॉब्लम यह है कि अगर 18% हमें नहीं रिलीफ मिल सकती, तो फिर चाहे आप इंपोर्ट पे लगाएं, जब रिलीफ लें तो दोनों को दे दें।
ये अगर बड़ा अहम IMF से नुकता है जो इन्होंने negotiate- पेश किया और मतलब साथ ये- साथ देखें इन्होंने इस चीज़ की भी वजाहत की है कि एवरीवन नीड्स टू बी ऑन द सेम पेज टू मेक दिस कंट्री प्रॉस्परस, मेक इंडस्ट्री सक्सीड। इनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, शो में हमारे साथ शामिल हुए, बड़े अहम नुक्तों के ऊपर गुफ्तगू हुई, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक हमें बताया, बुनियादी जो टेक्सटाइल सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस हैं उनके मुतालिक हमें बताया, EFS स्कीम के मुतालिक बताया और ख़ास तौर पर तवानाई बहरान और उस बहरानी कैफियत की वजूहात और उसके लिए सजेशन भी दिए उन्होंने कि किस तरह से मामलात बेहतर हो सकते हैं आगे चल के। नाजरीन, वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।